वेलकम टू स्टूडेंट पांडा। मैं अनुपमा पांडा और आज हम लोग 10th सीबीएसई का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने के लिए उनको फूड चाहिए और जो प्रोसेस की वजह से वो अपना फूड बनाते हैं और बाद में वो फूड अपने बॉडी में यूज़ करते हैं फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी, उसको हमने पढ़ा था द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो फूड जाता है और बाद में वो कैसे उनके बॉडी में वो फूड यूज़ होके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। सो आइए देखते हैं कि अभी जब ह्यूमन बॉडी में वो फूड अगर जाएगा तो वो कैसे अलग अलग मेथड के थ्रू या फिर अलग अलग पार्ट के थ्रू वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वही फूड बाद में कैसे हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। सो आज हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो मेथड से सारे जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होते हैं जहाँ पे प्लांट्स और कुछ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी सारे एनिमल वहाँ पे फूड प्रिपेयर करते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर बोला जाएगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, पहले वो फूड को ऑब्जर्व करने से पहले या फिर वो फूड को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले स्पेसिफिकली वो फूड को पहले अपने बॉडी के अंदर लेंगे, बाद में वो फूड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के थ्रू जाते हुए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करेगा जिसके वजह से बाद में वो फूड कम्प्लीटली हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मेथड इज कॉल्ड होलोजिक न्यूट्रिशन। और जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके थ्रू वो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसको हम एग्जाम्पल लेते हैं एज अ मेथड ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन। तो अभी हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे बनता है तो उसमें कौन से पार्ट होते हैं और वो सारे पार्ट कैसे वो फूड को सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्ट। एक होता है एलिमेंटरी कैनल और दूसरा वाला पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अभी क्वेश्चन आता है एलिमेंटरी कैनल क्या है, क्योंकि अभी तक हमने बस डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी एलिमेंटरी कैनल क्या है, जैसे कि आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले देखेंगे ये वाला जो हमारा माउथ वाला एरिया होता है जिसके थ्रू पहले फूड हमारे बॉडी में जाएगा और फिर बाद में जब वो फूड एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट रीजन के थ्रू पास करते करते फाइनली जब वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में वही जो कन्वर्टेड सिंपल फूड होता है बॉडी में ऑब्जॉर्व होगा। एंड लास्टली जब वो बाकी सारा फूड होता है जो हमारे बॉडी में और फर्दर यूज नहीं हो सकता वो क्या होता है, फाइनली जो एनस लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है उसके थ्रू वो क्या होगा, रिमेनिंग ऑफ फूड जो हमारे बॉडी में और यूज नहीं हो सकता वो निकल जाता है। सो एलिमेंटरी कैनल मीन्स इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट एनस थ्रू विच द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। उसको हम बोल सकते हैं एलिमेंटरी कैनल। वापस से बता देती हूँ, सो एलिमेंटरी कैनल इज नथिंग बट ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ह्यूमन बॉडी में वो फूड को बॉडी के अंदर से लेने तक डाइजेशन करेगा और डाइजेशन करने के साथ साथ वो ऑब्जर्व करके रिमेनिंग ऑफ फूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है और पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एलिमेंटरी कैनल। अभी अगर आएगा कि एलिमेंटरी कैनल अगर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फूड आएगा और बॉडी में बाद में ऑब्जर्व होता है, डाइजेशन होता है, तो बाकी उसके वो ट्यूब के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो जो फूड आ रहा है या फिर फूड जो बॉडी के अंदर मूव कर रहा है उसको और भी सिंपल या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। और वो सारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो हमेशा एलिमेंटरी कैनल के साथ अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे कि आप नाम से लिखा गया है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में दोज ग्लैंड विच आर हेल्पफुल फॉर डाइजेशन। मतलब ह्यूमन बॉडी में ये जब एलिमेंटरी कैनल के थ्रू फूड पास कर रहा होगा तो वहाँ पे कौन से टाइप के पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज करेंगे जो ये डाइजेशन मेथड को और भी ज़्यादा सिंपल बना देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे चार हमारे बॉडी में
जनरली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 डिफरेंट ग्लैंड के बारे में नाम लिखा गया है। पहला होता है सैलिवरी ग्लैंड, सेकेंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर होता है पैंक्रीज एंड लीवर। तो ये जो चारों ग्लैंड्स होते हैं वो हमेशा हमारे एलिमेंट्री कैनल के अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो हमारे बॉडी में वो डाइजेशन को ठीक से करने के लिए या फिर प्रॉपर डाइजेशन मेथड को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगे। और वो केमिकल जो जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो वो डाइजेशन प्रोसेस होता है और भी सिंपल होता है, और हमारा बॉडी जो भी खाता है सराउंडिंग से उसको वो सबसे सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जो हमारे ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में यूज हो सकता है। वो केमिकल का नाम लिखा होता है हमेशा एंजाइम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा है कि एंजाइम्स क्या है। सो एंजाइम्स आर द केमिकल्स विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन, सो दे आर आल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हमेशा जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसी टाइप के केमिकल रिएक्शन को अगर हमें स्पीड करना है या फिर स्लो करना है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर मानिए कि हमारा कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है और वो केमिकल प्रोसेस वो हमेशा बहुत लॉन्ग टाइम लेता है फॉर इट्स कंप्लीटेशन, तो कभी भी हमारा बॉडी इतना टाइम एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए नहीं दे सकता है। तो उसी वक्त जब कोई केमिकल प्रोसेस होता है और हमारा बॉडी वो फूड प्रोसेस को या फिर वो केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करना चाहेगा, तो उस टाइम पे वो केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सारी बॉडी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो थोड़ा सा फास्टन अप होते हैं और उसी को हम बोलते हैं एंजाइम। और वो एंजाइम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चारों ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, लाइक डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बिकॉज वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, तो उसको जनरली स्पीड अप करने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए आप याद रखना कि लिखा होता है कि एंजाइम्स आर ऑल्सो द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब लिविंग बॉडी के जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए या फिर सबसे फास्टर फॉर्म में या फिर सबसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कि जब अगर ह्यूमन बॉडी में अगर एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट है या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो हमने तो अभी बताया कि एलिमेंट्री कैनल मतलब लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू फूड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा एंड फाइनली एट द एंड ऑफ वो क्या करता है कि जितने भी सारे रिमेनिंग फूड होते हैं जो और फर्दर बॉडी में यूज नहीं हो सकता वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बट अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली माउथ जहाँ से एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है और एनस जहाँ पे वो एलिमेंट्री कैनल खत्म होता है, उनके बीच में बाकी ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जिससे पूरा हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल बना है। बिकॉज जैसे हमें पता है कि हमारे बॉडी के जितने भी सारे बॉडी प्रोसेसेस होते हैं, मानिए वो रेस्पिरेशन होगा, बॉडी का मूवमेंट होता है, ये सभी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट कैन ओनली बी फुलफिल्ड बाय ईटिंग फूड। तो अभी अगर क्वेश्चन आएगा कि ये सारे जो पूरे जो फूड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके जाएगा और फूड अगर सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे बॉडी के ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं जो पूरे मेथड को करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे। सो अभी हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म होता है और हमारे बॉडी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन होते हैं जो प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए हेल्प करेंगे। सो पहले अभी हम देखेंगे कि कौन से वो पार्ट ऐसे हैं। सो पहला भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ, और माउथ को जनरली भी पता है कि माउथ के अंदर 2 डिफरेंट पार्ट्स हमेशा प्रेजेंट होता है। एक होता है हमारा टीथ एंड दूसरा वाला होता है हमारा टॉन्ग, और दे बोथ टीथ एंड टॉन्ग जनरली प्रेजेंट इन ए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर और ए होलो स्पेस दैट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ, जिसको हम सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। ओरल का मतलब होता है जो हमारे माउथ के अंदर का पर्टिकुलर स्पेस एरिया है जिसके अंदर हम ये 2 डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं जो होता है टीथ एंड टॉन्ग। आप सबको पता है कि ह्यूमन का जो टीथ होता है वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बाइटिंग द फूड। दैट मीन फूड अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट बाइटिंग वो जो फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का जो साइज होता है, बिगर साइज होगा, उसको जनरली वो क्या करते हैं स्मॉलर फूड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। और टॉन्ग हमें पता है इट इज ए टाइप ऑफ सेंसर ऑर्गन जो फूड को टेस्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारे जो टॉन्ग में यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होगा, जो अब हम पढ़ेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड होता है जो जनरली हमारे माउथ के एरिया में प्रेजेंट होगा, जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जूस निकलता है जिसको हम बोलेंगे सैलिवरी एमाइलेज। तो फूड को वो
फूड को वो सैलिवरी एमाइलेज के साथ अच्छे से मिक्स करने के लिए यहाँ पे टोंग हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है वो हमेशा माउथ से स्टार्ट होगा, बट माउथ बस वो ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू फूड बस अंदर जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होता है कि जो दो डिफरेंट पार्ट है, टीथ एंड टोंग होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, वो फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे हेल्प करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे पहला वाला पार्ट है। अभी हम देखेंगे कि जब वो फूड माउथ को वहाँ पे कवर कर देता है, फिर आके वो क्या होता है हमारे देखेंगे पर्टिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू पास करेगा, जिसको हम बोलते हैं इसोफागस। बट आप इसोफागस वाला टर्म पहले से पढ़े नहीं होंगे, बट एक्चुअली बचपन में या फिर लोअर क्लासेस में इसको जनरली हम फूड पाइप बोलते हैं, जैसे कि नाम से पता चलेगा इट इज़ ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच फूड पासिस थ्रू योर बॉडी, और उसको ही बायोलॉजिकल टर्म में हम इसोफागस बोलते हैं। अभी तक जैसे कि हमने पढ़ा कि माउथ की थ्रू फूड अंदर गया, देन वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वहाँ पे आता है, एंड फाइनली इट रीचेस इनटू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसको हमने क्या पढ़ते हैं हमेशा स्टमक। बिकॉज हम बार बार हमेशा पढ़ के आए हैं कि हमारे बॉडी का जो फूड स्टोर होता है या फिर फूड जो डाइजेशन होगा वो हमेशा स्टमक में होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि पहले माउथ के थ्रू फूड एंटर करेगा, देन वो इसोफागस के थ्रू हमारे बॉडी के जो बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं स्टमक के पास आके पहुँचता है। अभी जो स्टमक होता है वो जनरली फूड को कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर करके रखता है, ताकि वो फूड क्या होगा सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अभी हम देखेंगे कि जो स्टमक में ये फूड वहाँ पे कुछ टाइम तक रहता है और वो फूड को सिंपल फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो और दो ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल का, एक होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों भी क्या करते हैं, वो डाइजेशन में मेन रोल प्ले करेंगे। मतलब मानिए कि जो फूड स्टमक में आके रहता है और वो फूड कुछ टाइम के अंदर जितना भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं वो 100% कम्प्लीटली स्टमक के अंदर डाइजेशन हो सकता है। बिकॉज हो सकता है हमने कभी कुछ ज़्यादा ही जैसे कि फूड खा लिया है जो हमारे बॉडी में बहुत ईजिली डाइजेशन हो नहीं पा रहा है। तो जब हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर फूड कम्प्लीटली डाइजेशन हो नहीं पाता है, देन वो फूड बाकी जो हमारे जो एलिमेंट्री कैनल के दो ऑर्गन है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे जाता है जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन वहाँ पे होगा। बट वो दोनों के ऑर्गन के अंदर मेनली जो हम बोलेंगे कि बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को जनरली हम कंसिडर करते हैं द कंप्लीट सेंटर ऑफ डाइजेशन। दैट मीन्स जो भी फूड हमारे बॉडी के अंदर आएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं कि फूड का मैक्सिमम प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन दैट इज टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहाँ पे जो हम बोलते हैं कंप्लीट सेंटर ऑफ डाइजेशन, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा फूड वहाँ पे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्शन करने के लिए बाकी उसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल को छोड़ के बाकी जो हमारे बॉडी के दो ऐसे ऑर्गन होते हैं जो जनरली ये सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं, जिसका एक नाम लिखा गया यहाँ पे लीवर, जो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करता है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, और एक ऑर्गन यहाँ पे होता है कौन सा, पैनक्रीज। तो ये लीवर और पैनक्रीज दे बोथ हेल्पफुल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड that is takes place in the small intestine। और अब देख सकते हैं कि लीवर, पैनक्रीज ये सबको छोड़ के यहाँ पे लीवर के जस्ट बिलो हमें दिख रहा है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो लीवर के नीचे हमेशा प्रेजेंट होता है, जिसको हम जनरली बोलते हैं गाल ब्लैडर। सो गाल ब्लैडर इज नॉट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन, वो बस क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा होता है फोटो में, या फिर ऐसे पढ़े भी होंगे कि लिखा है इट इज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ऑलवेज अटैच द लीवर। क्योंकि क्या करेगा कि लीवर कभी भी जब अपने डाइजेशन प्रोसेस के लिए या फिर कभी भी अगर वो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंस निकालने के लिए होता है, तो कभी भी वो अपने जूसेस को या फिर अपने सिक्रेशंस को बॉडी के अंदर स्टोर कर नहीं सकता है। सो गाल ब्लैडर जनरली बैलून लाइक स्ट्रक्चर और ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो जनरली वो फूड को या फिर जो भी सारे केमिकल कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस को रिलीज करेगा दैट कैन बी टेम्पोरली स्टोर इन दिस गाल ब्लैडर। सो गाल ब्लैडर नथिंग बट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फूड हमेशा या फिर बोल सकते हैं रिमेनिंग ऑफ सब्सटेंस जो लीवर से सिक्रेशन होते हैं वो टेम्पोरली कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर होकर रहेगा। अभी हम आगे देखेंगे
कि अगर जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा फूड माउथ में आता है, स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी पार्ट में अगर आएगा तो उसमें एक्चुअली फूड में चेंजेस क्या आते हैं, बिकॉज हम पहले से जो फूड खाते हैं वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन है कि कौन से डिफरेंट चेंजेस होते हैं जब वो फूड हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर डिफरेंट पार्ट में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एक्चुअली फूड आता है या फिर फूड जब हमारे एलिमेंट्री कैनल के थ्रू पास करता जाएगा तो उसमें फूड के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर हमारे फूड के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जब वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू पास कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसमें क्या क्या चेंजेस होगा या फिर वो कौन से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का हमेशा मतलब होता है कि बहुत सारे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में क्या हो सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व हो नहीं सकते। तो जब वो फूड या फिर जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा हमारे एलिमेंट्री कैनल के थ्रू या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास करेगा, वो जनरली क्या होता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल फूड का मतलब है कि द स्मॉलर फॉर्म ऑफ फूड दैट कैन बी इजीली ऑब्जर्व इन योर बॉडी। कभी भी फूड अगर मानिए कि डायरेक्टली अगर हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, जहाँ पर उसको मैक्सिमम डिफरेंट टाइप से केमिकल्स ये सब की ज़रूरत अगर नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल फूड। बट फूड का जो फॉर्म जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली यूज़ हो नहीं सकता और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या फिर एक सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसको जनरली बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फूड। और यहाँ पे देख सकते लिखा गया है कि हमेशा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है स्टार्च, या फिर फैट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के, या फिर प्रोटीन्स होते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, मतलब जितने भी हम फूड कॉम्पोनेंट खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होता है, प्रोटीन, ऐसे अलग अलग फॉर्म होंगे जो हमारा बॉडी डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो वही टाइप की फूड जब हमारे एलिमेंट्री कैनल के थ्रू पास करेंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड क्या होता है, डिफरेंट केमिकल्स के प्रेजेंस में या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो जनरली सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। इसका एग्जाम्पल हम लिखा गया, देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो एक नॉर्मली कॉम्प्लेक्स फूड का एग्जाम्पल होता है वो क्या होगा, जब एलिमेंट्री कैनल के थ्रू पास होगा इट ब्रोकन इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो एक सबसे सिंपल एग्जांपल होता है हमारा सॉल्ट, शुगर का, जो देखेंगे कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर होते हैं फैट मॉलिक्यूल, जनरली हम ऑयली सब्सटेंस खाते हैं उसमें फैट प्रेजेंट होता है, और ये फैट मॉलिक्यूल जब हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनल के थ्रू पास होगा वो फैट मॉलिक्यूल क्या होता है, फैटी एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। और जो यहाँ पे लिखा गया प्रोटीन्स होते हैं वो भी हमारे बॉडी में डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो जब एलिमेंट्री कैनल के थ्रू पास करेंगे तो उसमें वो किस में कन्वर्ट होते हैं, हमारे एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। एंड दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो हमारे बॉडी में जब वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू यहाँ पे पास करता रहता है तो वहाँ से वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो हमारा बॉडी उसको डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकता है। अभी हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे से कौन से एंजाइम होते हैं, बिकॉज हमने बार बार पढ़ा कि हमेशा कॉम्प्लेक्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बट अभी क्वेश्चन आते हैं कौन से केमिकल्स होते हैं, बिकॉज हमने पहले से ही पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अभी हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से कौन से ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है और वो कौन से टाइप के पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करते हैं जिसके वजह से हमारा बॉडी के पास वो कैपेसिटी आता है कि वो फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो अभी पहले वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड इज नथिंग बट ए नॉर्मली ग्लैंड दैट इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द ओरल कैविटी और माउथ में प्रेजेंट होगा, जो एक वाटरी फ्लूइड सिक्रेशन करता है जिसको हम सिंपली बोलते हैं सलाइवा। तो वो सलाइवा के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम इधर लिखा गया है, क्या है, सैलिवरी एमाइलेज। तो सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक केमिकल दैट इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज, जो जनरली फूड कभी भी अगर हमारे माउथ में अगर आता है तो उससे वो क्या होगा, सिंपल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवा। तो फर्स्ट जैसे कि हमने पढ़ा वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। उसके साथ साथ देखिए लिखा गया है द क्रस्ट ऑफ फूड इट इज वेटेड विद सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। तो कुछ भी अगर फूड हमारे माउथ में आता है तो वो फूड अगर हो सकता है ड्राई फॉर्म में होगा या फिर सेमी वेट फॉर्म में होगा, तो सैलिवा के साथ जो मिक्स हो जाता है वो सॉफ्ट होकर और भी ज़्यादा
वेट वाले फॉर्म में आ जाएगा, जो हमारे बॉडी में इजीली स्वेलो हो सकता है, या फिर हमारे बॉडी बहुत इजीली क्या कर सकता है, उसको फर्दर डाइजेशन कर सकता है। अभी हम देखेंगे कि जब वो फूड हमारे सैलिवरी ग्लैंड की कांटेक्ट में आता है तो वो फूड में एक्चुअली किस टाइप के चेंजेस होते हैं जिसके वजह से हमारा बॉडी उसको प्रॉपरली या फिर इजीली यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट फ्रॉम माउथ, मतलब फूड अगर माउथ में आएगा फिर जब उसमें बाकी सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो माउथ में फूड आता है तो वो पहले अगर कौन से केमिकल के कांटेक्ट में आएगा जिससे वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर पहला वाला जो केमिकल है वो हमने पढ़ा कौन सा है, सैलिवरी एमाइलेज। तो अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि जब एक सैलिवरी एमाइलेज कभी भी एक कॉम्प्लेक्स फूड के कांटेक्ट में अगर आता है तो उसमें स्ट्रक्चरली वहाँ पे कैसे चेंज किया सकता है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है कि फूड जो पहले हमारी बॉडी में आएगा पहले टीथ क्या करता है, उसको च्यूइंग करेगा। च्यूइंग का मतलब है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट बाइटिंग जब वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं फूड के वो और भी स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और जब वो स्मॉलर फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट हो गए दे मिक्सड विद द जूसेस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। जिसका मतलब सैलिवरी ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होंगे वो सिंपल फॉर्म या फिर स्मॉलर फॉर्म जो होते हैं वो बहुत इजीली सैलिवरी जूस के साथ मिक्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब जो भी हमने फूड खाया है वो फूड का जो नॉर्मली से कॉम्प्लेक्स नेचर है कि बड़ा वाला स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा जब सैलिवरी एमाइलेज के साथ यहाँ पे वो रिएक्शन कर देता है वो और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। जिसकी आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे माने कि फूड के वहाँ पे 2 पीसेस थे, जब हमने च्यू कर दिया उसका साइज पहले से छोटा हो गया। अब लेकिन वही फूड जब सैलिवा के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो वो और भी ज़्यादा छोटा होकर जिसके सिंगल पीस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा बॉडी इजीली वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। और उसको अगर देखेंगे यहाँ पे सिंगल रिएक्शन में हमने क्या लिखा है कि स्टार्च दैट इज ए कॉम्प्लेक्स शुगर जो हमारे बॉडी में इजीली ऑब्जर्व हो नहीं सकता, तो जब वो सैलिवरी एमाइलेज से कांटेक्ट में आएगा दैट इज जनरली कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर जो हमारे बॉडी में बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। और ह्यूमन बॉडी में अगर देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड हमेशा माउथ के एरिया में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे एक सैलिवरी ग्लैंड नहीं, ह्यूमन बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द ओरल कैविटी, जो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट प्रोपोर्शंस में अपना सैलिवा सिक्रेशन करते हैं, जो हमारे बॉडी में डाइजेशन के साथ साथ हमारे माउथ को हमेशा वेट रखने के लिए या फिर जैसे कि बोल सकते हैं टोंग के प्रॉपर मूवमेंट के लिए वहाँ पे हेल्प कर सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कि अगर क्वेश्चन अगर आता है कि पहले अगर फूड हमारे बॉडी में आ गया और सैलिवा के साथ मिक्स होके वो सिंपल पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अभी फूड माउथ में ही प्रेजेंट है, बट क्वेश्चन आएगा कि हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स होते हैं जो फूड को पास करने के लिए हेल्प करेगा, बट अब देखेंगे कि जनरली वो जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास डायरेक्टली वो फूड पास होकर आ नहीं सकता। जैसे कि पता है कोई भी जगह पे अगर बॉडी मूवमेंट करना है या फिर बॉडी के केमिकल रिएक्शन होते हैं दे ऑलवेज रिक्वायर सम काइंड ऑफ फूड या फिर पर्टिकुलर केमिकल में प्रेजेंस में ही बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि फूड जब वहाँ पे माउथ में सिंपल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है तो बाकी सारे ऑर्गन के थ्रू वहाँ पे कैसे पास करे या फिर कौन ऐसा उसको प्रेशर देता है या फिर फोर्स मिलता है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वहाँ पे मूवमेंट करते जाएगा। सो अभी हम देखेंगे जब वो फूड सैलिवा के साथ मिक्स हो गया वो एक सिंपल पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम जनरली टर्म लिखते हैं बोलोस। सो बोलोस इज नथिंग बट ए सर्कुलर फूड मास ऑफ स्ट्रक्चर, जो क्या होता है जब फूड हमारे माउथ में जो सैलिवरी जूस के साथ मिक्स हो गया होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब वो फूड रेडी है टू पासेस थ्रू योर डिफरेंट बॉडी पार्ट, बट क्वेश्चन आता है कि माउथ से अभी स्टमक तो वो आएगा कैसे। हमने ऑलरेडी ऑर्गन के बारे में पढ़ा है कि जब माउथ में फूड आता है वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में वहाँ पे पहुँच जाता है, बट क्वेश्चन आता है कि ऐसा इसोफेगस या फिर फूड पाइप में ऐसा किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फूड यहाँ पे पास हो सकता है। तो कभी भी कोई भी हमारे बॉडी के मूवमेंट या फिर बॉडी के प्रोसेस ऑटोमेटिक मैनर में होंगी नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फूड पाइप जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा क्या करता है रिदमेटिकली कॉन्टैक्ट रिलैक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ इसोफेगस, मतलब इसोफेगस जो एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कॉन्टैक्ट रिलैक्स
कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जैसे कि वो साइज में छोटा होगा, और रिलैक्स का मतलब है कमिंग बैक टू द प्रीवियस साइज अगेन। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हार्ट जो होता है वो हमेशा छोटा बड़ा साइज में ऐसा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड पॉपिंग हो पाता है। वैसे एग्जाम्पल है कि जब फूड हमारे माउथ के यहाँ से नीचे जाएगा तो वो इसोफेगस या फिर फूड पाइप के अंदर भी ऐसे स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता जाएगा, जिसकी वजह से वो फूड जो यहाँ पे ऑलरेडी बोलोस फॉर्म या फिर सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो फूड पाइप के थ्रू बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस फूड पाइप, उसके थ्रू पास करते करते फाइनली हमारे स्टमक तक पहुँचता है। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो फूड पाइप के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होंगे, जिसकी वजह से वो फूड पूरा माउथ के बाद से हमारे स्टमक तक के पहुंचेगा, वो पूरे प्रोसेस को जनरली हम बोलते हैं उसको पेरिस्टालिक मूवमेंट। यहाँ पे लिखा गया है, आप वापस से पढ़ लेते हैं। सो ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ इसोफेगस, अब जो फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में है या फिर पर्टिकुलर राउंड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, वो फाइनली वो फूड पाइप के थ्रू पास करते करते हमारे स्टमक को आके पहुंचता है। और वो मूवमेंट जिसके थ्रू हमारा फूड माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंच सकता है, वो प्रोसेस का नाम होता है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इवन उसको एक बार में हम पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं। दैट सिंपली मीन्स द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फूड पाइप दैट लीड्स टू द फूड टू एंटर थ्रू द फूड पाइप सो के रीच द स्टमक पार्ट। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब फूड यहाँ पे मानिए कि माउथ के थ्रू वहाँ पे डाइजेशन जैसे कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसोफेगस के थ्रू वो पास करते करते हमारे स्टमक तक आ जाता है। तो अभी अगर स्टमक में अगर फूड पहुँचता है तो वहाँ पे अब उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने बहुत बार पहले से ही पढ़ा होगा कि स्टमक में आने से हमारा फूड डाइजेशन होता है। बट क्वेश्चन आता है कि स्टमक में से क्या क्या चीज़ें होती है या फिर कौन से टाइप के ऐसे केमिकल्स या डिफरेंट पार्ट होते हैं जो फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वो हेल्प कर सकता है। तो अभी हमारा देखेंगे कि स्टमक के वाल में जैसे कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर लिखा गया है कौन से डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो वो क्या करेंगे फूड को डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो अभी हम देखेंगे इसके डिफरेंट पार्ट जो एक्चुअली डाइजेशन करने के लिए ये सब करने के लिए हेल्प करेंगे। सो पहले हम देखेंगे कि नाउ द फूड एंटर्स इनटू द जे शेप स्टमक, मतलब जब वो फूड पाइप के थ्रू आएगा फाइनली हमारे स्टमक के पास पहुंचता है। अभी हम देखेंगे स्टमक क्या है। सो इट इज ए मस्कुलर पाउच लाइक जे शेप ऑर्गन, मतलब यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं। इट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंग्लिश अल्फाबेट जे, मतलब नहीं कि जे की तरह ही होता है, मतलब उसका अपर्चर ऐसा होता है कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि जे का थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म प्रेजेंट होगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो स्टमक के पास जो फूड यहाँ पे आता है तो वहाँ पे ऐसे कौन से टाइप के केमिकल्स रिलीज होंगे जो वो फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। सो अभी हम देखेंगे कि जो फूड यहाँ पे स्टमक के पास आता है तो वो जो स्टमक का वाल होता है, ये जनरली जो स्टमक का यहाँ पे जो वाल प्रेजेंट है वो स्टमक के वाल से 3 डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस या फिर 3 डिफरेंट जूसेस निकलते हैं जो एक्चुअली वो डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। वापस मैं बोल देती हूँ कि जब भी फूड हमारे स्टमक के वाल स्टमक पे आके पहुंचता है तो वो स्टमक का वाल 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस रिलीज करेगा, जिसका नेम हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारे HCl, सेकेंड होता है हमारे पेप्सिन और थर्ड होता है म्यूकस। तो यहाँ पे जब फूड यहाँ पे आएगा तो स्टमक के जो वाल होते हैं ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिलीज करते हैं एंड दिस ऑल टुगेदर कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मतलब हमारे बॉडी में जब फूड यहाँ पे एंट्री करते हैं स्टमक में, हमारे स्टमक के वाल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन वो वहाँ से 3 डिफरेंट जूसेस निकलेंगे। पहला होता है HCl दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, सेकेंड हम पढ़ेंगे पेप्सिन और थर्ड होता है म्यूकस। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो ये 3 डिफरेंट जूसेस या फिर 3 डिफरेंट एंजाइम हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है तो वहाँ पे वो कैसे हमारे स्टमक में हेल्प करते हैं फॉर डाइजेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि HCl क्या है और वो हमारे बॉडी में या फिर स्टमक में कैसे वो डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो पहले देखो पता होगा कि HCl का सबसे कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मीन्स इट इज अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या करेगा, सपोज मानिए कि कभी भी अगर एसिड का कोई भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में अगर आता है या फिर हमने पढ़ा होगा जितने भी सारे क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उसमें हमेशा ज़्यादातर हम एसिड का यूज़ करते हैं क्योंकि एसिड इज जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द
जर्म्स, मतलब कोई भी सरफेस को साफ करना है या फिर आपको कोई जर्म फ्री करना होता है तो वहाँ पे मेनली हम हमेशा एसिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन आता है कि स्टमक में तो एसिड का काम क्या है, बिकॉज जब भी फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमेशा नहीं है कि हमेशा वो इन्फेक्शन फ्री फॉर्म में होता है। इट मे कंटेन सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो फूड में पहुँचने के बाद या फिर हमारे बॉडी के अंदर पहुँचने के बाद उसमें कुछ हार्मफुल रिएक्शन हो सकते हैं या फिर उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फूड में प्रेजेंट होंगे तो हो सकता है हमारे बॉडी के बाकी सारे प्रोसेस को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो HCl का पहला काम क्या है, इट किल्स द जर्म दैट एंटर्स थ्रू द फूड, मतलब फूड के थ्रू अगर कुछ भी अगर यहाँ पे आएगा तो फूड में जो भी सारे केमिकल्स होंगे या फिर उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए पहले वहाँ पर HCl काम करेगा। सेकेंडरी क्या है कि कभी भी जब HCl यहाँ पे जर्म्स को मार देने के बाद तो स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, या फिर बोल सकते हैं बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल एसिड, तो स्टमक में जब वो सीक्रेट होगा वो स्टमक के वाल पे या फिर स्टमक के अंदर एक हाईली एसिडिक मीडियम हमेशा बना देगा, जिसकी वजह से वो फूड का जो फर्दर डाइजेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा वहाँ पे ईजी हो जाता है। अभी हम सेकेंड देखेंगे कि HCl के बाद और एक जो यहाँ पे कैलोरिक एसिड ऑल्सो, तो अभी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होगा तो वो किस तरीके से हमारे स्टमक में डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। सो आपको पता होगा कि हमेशा जो एसिड होता है वो हम इसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट का मतलब क्या है, अगर कोई भी सरफेस में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं या फिर इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट होते हैं तो वो इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए जनरली हम एसिड का यूज़ करते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हमारे स्टमक में से कौन सी इम्प्यूरिटी है इसकी वजह से HCl निकल रहा है, तो हमारे स्टमक में से कोई इम्प्यूरिटी होता नहीं है, बट फूड जब हमारे फूड पाइप के थ्रू यहाँ पे स्टमक में आके पहुँचता है तो उसमें हो सकते हैं कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं जो मतलब कुकिंग के वजह से भी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं, या फिर उसमें जब वो फूड आते आते में भी प्रेजेंट हो गई होंगी इन द वेरी स्मॉलर फॉर्म। तो अगर फूड के थ्रू कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी में आता है या फिर जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में भी फर्दर इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो फूड जब यहाँ पे स्टमक में आएगा इट मे कंटेन सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जनरली HCl यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा भी गया है कि HCl kills the germ present in the food, तो फूड के थ्रू कुछ भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो हमारे बॉडी में फर्दर इन्फेक्शन कर सकता है या फिर फूड के डाइजेशन को में भी फर्दर प्रिवेंट करेगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर वो जो जर्म्स को किल करने के लिए HCl हमेशा मेन रोल प्ले करेगा। सेकेंडली क्या है कि HCl बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको पता होगा कि HCl जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं हमारे लैब मतलब इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं या फिर कहीं पर भी अगर सराउंडिंग में डिफरेंट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर HCl अगर एसिड यूज़ करते हैं तो उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल एसिड के हिसाब से हम हमेशा HCl को लेते हैं। तो फर्स्ट तो हमने फंक्शन पढ़ा कि वो हमारे फूड के थ्रू जो जर्म्स आते हैं उसको क्लीन करने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंडली क्या है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिडिक पावर वो हमारे स्टमक में एक हाईली एसिडिक मीडियम वहाँ पे क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से बाकी के जो उसके ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करेंगे अपने डाइजेशन प्रोसेस को और भी थोड़ा फास्टन अप कर देते हैं। अभी हम देखेंगे HCl के बाद बाकी सारे से कौन से जूसेस या फिर कौन से केमिकल वहाँ पे रिलीज होते हैं डाइजेशन प्रोसेस को और स्पीड अप कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि HCl फर्स्ट जर्म्स को किल करने के लिए हेल्प करेगा, सेकेंडली दैट विल प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इन द वॉल ऑफ स्टमक। अभी सेकेंड देखेंगे और एक जूस होता है जिसका नाम हम पढ़ेंगे पेप्सिन। वो पेप्सिन क्या करता है कि सपोज अगर फूड हमारे बॉडी में अगर आ गया है और उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ऐसे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, तो जनरली पेप्सिन का काम क्या है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारा बॉडी उसको प्रॉपर या फिर बोल सकते सिंपल फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर नहीं सकता, तो द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन वो क्या होता है कि जो प्रोटीन्स को पार्शियली यहाँ पे डाइजेशन कर देते हैं, नॉट कम्प्लीटली, वो प्रोटीन्स को और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जनरली यहाँ पे पेप्सिन का रोल होता है। और उसको फर्दर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा होता है कि हमेशा प्रोटीन्स जो होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन हमेशा पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, एंड पेप्टोन्स आर द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन जब भी पेप्सिन के कांटेक्ट में आता है तो प्रोटीन या फिर पेप्टोन जैसे सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। थर्ड हम देखेंगे कि HCl और पेप्सिन के अलावा वहाँ पे और एक स्पेसिफिक टाइप का वाटरी फ्लूइड वहाँ पे रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं म्यूकस लेयर। तो म्यूकस का क्या होता है, जिसकी सैलिवा के बारे में हमने पढ़ा कि सलाइवा इज अ वाटरी
फ्लूइड प्रेजेंट इन द माउथ, तो वैसे ही हमारे स्टमक या फिर डिफरेंट बॉडी के अंदर कि बहुत सारे एक वाटरी फ्लूइड यहाँ पे प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, जो क्या करेगा हमारे सभी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं या फिर बॉडी के सरफेस होते हैं वो फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करेगा। दैट मीन्स हमारे ऑर्गन्स के डिफरेंट पार्ट को हमेशा मॉइस्ट रख के, वेट रख के बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है द थर्ड जूस इज म्यूकस विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। बिकॉज यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा जब वो एसिड जब भी अगर मानिए कि HCl होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके सिक्रेशन की वजह से हमारा स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा। बट आपको पता होगा कि कभी भी जब एसिड हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है इट स्टार्ट बर्निंग। दैट मीन्स वो जैसे कि बर्निंग इंजरीज होते हैं, वहाँ पे रैशेस क्रिएट कर सकता है, रेडनेस क्रिएट हो सकता है। और जो स्टमक है दैट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, अगर डायरेक्टली वो एसिड के कॉन्टैक्ट में अगर आएगा तो हो सकता है इट में बर्न द वॉल ऑफ स्टमक। तो अगर बर्निंग अगर होगा तो हमारे बॉडी में फर्दर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा HCl के जो हाईली एसिडिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए स्टमक के वाल में हमेशा ये जो म्यूकस का एक हमेशा लेयर प्रेजेंट होता है और वो म्यूकस का लेयर हमेशा क्या करेगा कि हमारे जो स्टमक में जो यहाँ पे फूड हाईली मीडियम प्रेजेंट होता है या फिर फूड की जो भी हाईली एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा जो डायरेक्टली स्टमक की वाल को अफेक्टेड कर सकता है, तो स्टमक के वाल को HCl के हाईली एसिडिक मीडियम में प्रिवेंट करने के लिए जनरली म्यूकस का लेयर वहाँ पे हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे कि सपोज अगर मानिए कि फूड यहाँ पे स्टमक में आ गया और स्टमक के जो डिफरेंट एसिड्स या फिर केमिकल्स रिलीज होते हैं वो पार्शियली फूड को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। अभी मानिए कि फूड यहाँ पे अराउंड अगर तो अभी हम देखेंगे कि जब वहाँ पे स्टमक के वाल पे जब वहाँ पे स्टमक में जब फूड यहाँ पे आ जाता है तो वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रिलीज होंगे जो केमिकल हमारे फूड को पार्शियली डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं। अभी हम देखेंगे कि जब फूड यहाँ पे स्टमक में वहाँ पे चेंजेस अगर हो जाता है तो फर्दर वहाँ पे बॉडी में कैसे वो स्टमक हेल्प करता है फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जनरली द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टमक। मानिए कि अगर जितना भी फूड यहाँ पे आया था, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 70% ऑफ फूड अभी स्टमक में डाइजेशन हो गया बट 30% फूड इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द डाइजेशन। तो यहाँ पे जो पार्शियली डाइजेशन फूड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव फूड स्टमक में प्रेजेंट होगा, वो अगर स्टमक में और फर्दर डाइजेशन हो नहीं पाता है देन वो क्या करता है, वो स्टमक से रिलीज हो जाता है एंड मूव्स इनटू द अनदर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब अगर स्टमक में वो फूड अगर फर्दर डाइजेशन नहीं हो पाता है तो सीधा स्टमक से फूड कहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो फूड यहाँ पे पास होके आ सकता है। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, जो एक्चुअली क्या करता है, विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल स्फिंक्टर। तो अब स्फिंक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कभी भी अगर डैम या फिर ब्रिजेस की जो बात करेंगे तो वहाँ पे जो वाटर फ्लो होता है, वाटर फ्लो कंट्रोल करने के लिए बीच में वहाँ पर गेट्स प्रेजेंट होते हैं जो गेट्स जनरली कंट्रोल करते हैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर डैम से बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वैसे ही जो स्फिंक्टर होता है दैट इज ऑल्सो ए मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट बेसिकली कंट्रोल और रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम।